जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था, आज ये आपका आखिरी लेक्चर होने वाला है। किसके संबंध में? यूनिट 3 का जो टॉपिक है आपका, कौन सा? मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973। तो मध्य प्रदेश का जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है, उसके संबंध में आखिरी क्लास है। इसके बाद जो क्लासेस चालू होंगी वो चालू होंगी मध्य प्रदेश का जो विश्वविद्यालय प्रशासन होता है उसके संबंध में क्लासेस चालू होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं लेक्चर पर। अभी तक हमने जो बातें की हुई थी वो सभी बातें हमारी कहाँ तक हो चुकी थी, उस बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो बातें थी वो सब कहाँ तक हो चुकी थी? अध्याय 10 तक कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अध्याय 10 तक हमने क्या अध्याय 10 अर्थात धारा उपबंध अथवा धारा 53 अथवा उपबंध 53 तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। यहाँ से चालू होता है उपबंध 54 की बातें, आपकी कहानी चालू होती है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? 11वां अध्याय, उसका नाम क्या है? तो विद्यार्थी परामर्शी समिति। 11वें अध्याय का नाम क्या है? विद्यार्थी परामर्शी समिति। ठीक है, तो जो कि विद्यार्थी परामर्शी समिति उसका पूरे अध्याय का नाम है। तो सबसे पहला जो उसमें धारा 54 में आता है वो क्या आता है? विद्यार्थी परामर्शी समिति आती है, जिसके तहत क्या दिया हुआ है? तो राज्य स्तर की एक विद्यार्थी परामर्शी समिति होगी। ठीक है, राज्य स्तर पे क्या होगा? एक विद्यार्थी परामर्शी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे? प्रत्येक विश्वविद्यालय से 3 विद्यार्थी प्रतिनिधि होंगे जो उस विश्वविद्यालय की सभा के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए। ठीक है, क्या पॉइंट हो गया आपको? देखो, सदस्य कौन होगा वो तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। पहला पॉइंट मेरी तरफ से ये ध्यान रखो कि आपको सदस्यों की याद रखने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इतनी 50 सभाएं बन रही हैं, कहीं कार्य परिषद है, कहीं सभा है, कहीं मंडल है, कहीं कुछ बना हुआ है। सबके अपने अपने सदस्य हैं। ये सब सदस्यों की संख्या वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ महत्वपूर्ण था वहाँ मैंने आपको हर जगह बताया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण कितना है कि धारा 54 में किस चीज़ का मैंसनड है? तो धारा 54 में विद्यार्थी परामर्शी समिति मैंसनड है। किस स्तर पर होगी? राज्य के स्तर पर होगी। किस स्तर पर होगी? राज्य के स्तर पर ये होगी, जिसमें सदस्य क्या होंगे? तो प्रत्येक विश्वविद्यालय से 3 विद्यार्थी प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक यूनिवर्सिटी से तीन प्रतिनिधि आएंगे, और वो जो 3 प्रतिनिधि आ रहे हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी से, उनका चयन कैसे होगा? तो विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। सभा उस यूनिवर्सिटी के सभा के, उस विश्वविद्यालय की सभा के विद्यार्थियों द्वारा उनका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? एक विद्यार्थी परामर्शी समिति है, उसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय से 3 सदस्य आएंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय से 3 सदस्य आएंगे, है ना? इस प्रकार से 3 सदस्य आएंगे, और इन सदस्यों का चयन उस विश्वविद्यालय की सभा द्वारा किया जा रहा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या याद रखना है आपको महत्वपूर्ण? राज्य स्तर पर होगी ये समिति। अब यहाँ से चालू होता है आपका अध्याय 12। अध्याय 12 आखिरी अध्याय है। इसमें अनुपूरक उपबंध दिए हुए हैं। कौन सा है? अनुपूरक उपबंध दिए हुए हैं, जिसमें क्या आता है आपका? अनुच्छेद 55 आता है सबसे पहले। धारा 55 अथवा उपबंध 55 आता है, जिसमें क्या बात की गई है? विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवादों की बात की जा रही है। देखो, ये बात हो सकती है ना कि अगर किसी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का अथवा निकायों का गठन किया जाता है, उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो भाई, ये जो विवाद उत्पन्न हुआ उसका समाधान कैसे होगा? जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर लें कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में और उसमें संसद के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अंतिम निपटारा कौन करेगा? ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी विवादों का निपटारा होगा। तो विवादों का निपटारा कौन करेगा? कुलाधिपति करेगा, और उसका निर्णय क्या होगा? उस संबंध में अंतिम होगा। कुलाधिपति विवादों का समाधान करेगा, और उसके द्वारा किया गया समाधान अंतिम होगा। कि यदि यह अधिनियम, पूरा पढ़ते हैं इसको, यदि यह अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन के संबंध में या इस संबंध में कि या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप में निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, अब कोई प्रश्न उद्भूत होता है, मतलब इन सब विवादों को लेकर कोई प्रश्न अगर खड़ा होता है, तो उनका विनिश्चय कौन करेगा? कुलपति करेगा, और कुलपति के द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। उस पर आप कहीं भी ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, देन आता है धारा 56। 54 में आपको क्या याद रखना है? समिति होगी। कौन सी समिति? विद्यार्थी परामर्शी समिति। 55 में क्या याद रखना है आपको? विवादों के समाधान होगा, नियुक्ति संबंधी, गठन संबंधी निकायों के। ठीक है, सब समाधान कौन करेगा? कुलाधिपति अर्थात राज्यपाल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका समितियों का गठन। विभिन्न प्रकार की समितियां थी, तो जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहां उन समितियों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति यदि कोई हो जिन्हें प्राधिकारी मामले में उचित समझे, उन सब चीज़ों के लिए क्या की जाएगा? नियुक्ति की जाएगी। मतलब समय समय पर जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती जाएगी उनके लिए क्या किया जाएगा? समिति का गठन किया जाएगा। ये बात की गई, बहुत सामान्य बात है, आपको इन सब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बात कहाँ की गई है? धारा 56 में बात की गई है। ठीक है,
धारा आता है 57 की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। समझ लो अचानक से कोई पोस्ट क्या हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो उसकी रिक्ति कैसे होगी, मतलब उस पद को वापस कैसे फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों से में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासाध्य सुविधानुसार शीघ्रता से उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने कि उस सदस्य को जिसका कि स्थान रिक्त हुआ है नाम निर्देशित नियुक्त निर्वाचित या संयोजित किया हो, और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नाम निर्देशित नियुक्त निर्वाचित या संयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी समिति का निकाय उस अवधि के शेष काल के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए व्यक्ति जिसके स्थान पर उसने पूर्ति की हो सदस्य रहा होता हो। ठीक है, तो विभिन्न आकस्मिक रिक्तियों के लिए क्या किया जाएगा, वहां पे विभिन्न पदों के लिए आकस्मिक रिक्तियां जो भी आती हैं उनको क्या किया जाएगा, वहां से फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो आपको धारा 57 में फिर सिर्फ एक ही बात की जा रही है, कौन सी, जो जो आपको याद रखना है वो क्या है कि आकस्मिक रिक्तियों के भरे जाने के संबंध में चर्चा कहाँ की गई है, धारा 57 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका धारा 58। धारा 58 में क्या बात की गई है, तो विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण क्या है अवधि मान्य नहीं की जाएंगी। मतलब समझ लो कि विश्वविद्यालय की कोई कार्य परिषद है, कोई सभा है, कोई समिति है, और इनके लिए कुछ क्या है काम आवंटित है और ये लोग काम कर भी रहे हैं, पर उनमें से किसी एक पद कोई एक पद क्या था, खाली था, मतलब कई सारे सदस्य होंगे, उनमें से एक सदस्य, दो सदस्य, तीन सदस्य के पद खाली थे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस समिति द्वारा अथवा इस सभा द्वारा इस कार्य परिषद द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम क्या हो जाएगा, अवधि मान्य हो जाएगा, मतलब विधि मान्य हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना कि समझ लो संसद की समिति द्वारा, ठीक है, संसद की किसी समिति द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, संसद की किसी समिति द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय को सिर्फ इस आधार पर आप क्या है उसको विधि मान्य शून्य विधि शून्य घोषित नहीं कर सकते हैं कि वहां पे जो समिति का कोई एक पद था वो क्या था, रिक्त था अथवा खाली था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि विश्वविद्यालय अथवा निकाय कार्रवाइयां रिक्ति के कारण क्या है अवधि मान्य घोषित नहीं की जाएंगी, खत्म बात। नेक्स्ट आता है 59। तो यहाँ पे जितनी भी समितियां हैं, जितने भी वो हैं कार्य परिषदें हैं, सभाएं हैं, अन्य जो चीज़ें गठन किया गया है उन सब के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, सेवा शर्तों की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आप मतलब सिंपल सा ना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फला फला व्यक्ति के लिए, फला फला पद के लिए, अमुक अमुक चीज़ों के लिए क्या है सेवा शर्तें कहाँ लिखी हुई हैं, सबके लिए सेवा शर्तें एक ही जगह लिखी हुई हैं, वो क्या है आपका 59। नेक्स्ट आता है आपका 60th आर्टिकल, क्या बोलता है, पेंशन तथा भविष्य निधि की बात करता है। विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी गण हैं, विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी गण हैं, सर्वोच्च से लेकर के निचले स्तर तक के सभी के लिए क्या किया गया, पेंशन अथवा भविष्य निधि संबंधी जो भी चर्चाएं हैं वो सब कहाँ की गई हैं, धारा 60 में की गई हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है धारा 61 में क्या है, तो कार्यों तथा आदेशों का संरक्षण विश्वविद्यालय किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई हो या जिसका सद्भाव पूर्वक किया जाना आशायित रहा हो, वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी। मतलब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा या अन्य अधिकारियों द्वारा या अध्यापकों द्वारा कोई कार्य ऐसा किया जाता है जो क्या हो, सद्भावपूर्ण रहा हो, सद्भावपूर्वक उसको किया गया हो या उस सद्भावपूर्वक किया जाना आशायित रहा हो, तो उसके खिलाफ कोई अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये बात इसमें की गई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आपको इन सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको इतना याद रखना है कि बहुत ज़्यादा अनावश्यक 69 धाराएं हैं, 69 धाराओं में आप क्या अनावश्यक सबको नहीं कर पाएंगे, तो जो चीज़ आपके लिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से महत्व नहीं रखती उसको स्किप करना है। ठीक है, इसके बाद आता है धारा 62। धारा 62 में क्या है, तो शिक्षण देने के लिए अनुमोदन कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में किसी महाविद्यालय, मतलब अब कौन व्यक्ति विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में पढ़ाएगा, मतलब आप जाके पढ़ा लोगे क्या, मैं जाके पढ़ा लूंगा क्या, कोई मिस्टर एक्स पढ़ा लेंगे, कोई मिस्टर वाई पढ़ा लेंगे, तो पॉइंट ये है कि एलिजिबल कौन होगा पढ़ाने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्या परिषद द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हताएं ना रखता हो। मतलब विद्या परिषद ने एक अध्यापक के लिए, एक प्राचार्य के लिए, एक प्राध्यापक के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, वो न्यूनतम अर्हताएं क्या कौन बताएगा, विद्या परिषद बताएगी। और अगर आपके पास वो न्यूनतम अर्हताएं नहीं है तो आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे। दूसरा कि ऐसे विषयों में तथा उसी स्तर तक जिसके लिए विद्या परिषद ने उसकी अर्हताएं अनुमोदित क्यों शिक्षण देगा, इसके सिवा नहीं। मतलब आप समझ लो कि आप क्या थे, आपने क्या है कॉमर्स में वो किया हुआ है, ठीक है, मतलब आपने समझ लो B.Com M.Com किया हुआ है। ठीक है, अब M.Com करने के पश्चात आप क्या पढ़ा पाएंगे, कौन बताएगा, विद्या परिषद बताएगी कि M.Com करने के पश्चात आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा पाएंगे, विज्ञान वालों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ये बात कौन बताएगा आपको, विद्या परिषद बताएगी। मतलब एग्जैक्टली
किस विषय को पढ़ाएंगे आप, किन विषयों के विषयों पर आप शिक्षा प्रदान करेंगे, ये कौन तय करेगा? आपकी योग्यता अनुसार विद्या परिषद तय करेगी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 62 में क्या किया गया, 62 में क्या बताया गया है कि कौन व्यक्ति पढ़ा पाएगा और किसको पढ़ा पाएगा, ये सब कहाँ बताया गया है, शिक्षण संबंधी जो भी बातें वो कहाँ बताई गई हैं, धारा 62 में बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका अध्यापकों का, जस्ट अ मिनट, अध्यापकों का वर्गीकरण। अब आता है कि अध्यापक कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन अध्यापक कहलाएंगे, अध्यापकों के नाम क्या क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे एक होंगे आचार्य उपचार। अब देखो इसकी आचार्य कौन होगा, उपचार्य कौन होगा, परिभाषा दी हुई है, आपके महत्व का नहीं है। ठीक है, आचार्य उपचार्य, अतिथि आचार्य, महाविद्यालयीन आचार्य, किसी महाविद्यालय के उपचार्य, सहायक सहायक आचार्य, प्राध्यापक। ठीक है, प्राध्यापक। तो ये सभी क्या है, अध्यापकों के वर्गीकरण में आते हैं। इनको आपको नाम के आधार पर बस याद रखना है। फिर आता है विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि क्या होगी। मतलब अब विश्वविद्यालय में जितने भी अधिकारी गण काम करते हैं उसमें से कुलपति वगैरह की आपने कार्यावधि देखी हुई है, लेकिन वहां तो कर्मचारी ढेरों प्रकार के काम कर रहे हैं, तो सबकी कार्यावधि क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में कलेक्टिवली बात करें, जैसे उदाहरण के लिए होता है ना यहाँ पे, अब इसको इससे कनेक्ट करके मत याद रखना, बस उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि जैसे मान लो किसी आप मध्य प्रदेश सरकार में 62 वर्ष है, मध्य प्रदेश सरकार में आज की तारीख में सामान्य प्रशासन विभाग जो चलता पूरा, उनने क्या रखी हुई है, 62 वर्ष रखी हुई है। ठीक है, रिटायरमेंट की एज। तो ऐसे ही विश्वविद्यालय में कुछ होगी भाई, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 65 वर्ष जो भी है, तो सबकी कलेक्टिवली पदावधि वगैरह यहाँ पे क्या बताई जाएगी, मेंशन की जाएगी, कार्यकाल और पदावधि वहाँ पे मेंशन की जाएगी। ठीक है, कि भाई 4 साल काम करोगे, 5 साल काम करोगे, इस टाइप से। तो ये अधिकारियों अथवा प्राधिकारियों के कार्यकाल और समयावधि और पदावधि के बारे में चर्चा कहाँ की गई है, धारा 64 में की गई है। आपका फिर आता है धारा 65। धारा 65 में क्या बात की गई उसको देख लेते हैं। धारा 65 में क्या है, तो विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र की बात की गई। मतलब अब विश्वविद्यालय में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सदस्य काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, और किसी को नौकरी छोड़नी है, तो भाई नौकरी छोड़ने के लिए फिर किसी न किसी को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो किसको त्यागपत्र देगा वो। ठीक है, तो सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद या किसी अन्य विश्वविद्यालय प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य, मतलब इन सभी के कोई भी सदस्य से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का संकायध्यक्ष। ठीक है, देखो इनसे भिन्न क्यों, सभा हो गई, कार्य परिषद हो गई, विद्या परिषद हो गई, या महाविद्यालय के अन्य प्राधिकारी समिति के पदेन सदस्य हो गए, इनको छोड़ करके बाकी अगर कोई सदस्य हैं, कोई संकाय के संकायध्यक्ष हैं, वो सब किसको दे देंगे, कुल सचिव को अपना इस्तीफा देंगे। देखो इनको छोड़ करके क्यों, देखो। ठीक है, सभा हो गई, कार्य परिषद हो गई, विद्या परिषद हो गई, या कोई अन्य विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अथवा समिति हो गया और उसका पदेन सदस्य हो गया। ठीक है, इनको छोड़ करके क्यों, क्योंकि ये लोग किसको इस्तीफा देंगे अपना, ये लोग उस कार्य सभा वाले व्यक्ति सदस्य जो है वो सभा का अध्यक्ष उसको देगा, कार्य परिषद वाला कार्य परिषद के अध्यक्ष को देगा, विद्या परिषद वाला विद्या परिषद के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा। ठीक है, तो ये हो गया इनको छोड़ करके। इसके अलावा इनको छोड़ कर जितने भी लोग क्या हो जाएंगे, कोई भी सदस्य आएगा, कोई भी संकाय का अध्यक्ष आएगा, वो सब किसको देंगे अपना इस्तीफा, कुल सचिव को देंगे। कुल सचिव को संबोधित करते हुए बोलेंगे हम अपना पद आज से क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। ठीक है, तो अपनों आपको क्या याद रखना है, अधिकारी जितने भी हैं, सदस्य जितने भी हैं विश्वविद्यालय को, सब किसको इस्तीफा देंगे, कुल सचिव को अपना इस्तीफा संबोधित करेंगे। किन किन सदस्यों, किन अधिकारियों को छोड़ करके, इनके वाले। ठीक है, इनके वाले सदस्यों, इनके वाले अधिकारियों को छोड़ करके। ठीक है, अब आता है धारा 66। उसमें क्या है, प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निर्भरता है, मतलब कौन कौन प्राधिकारी सदस्य होने के बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी के सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए निर्हित होगा। मतलब किन किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय का कर्मचारी अथवा सदस्य नहीं बन सकता है, प्राधिकारी नहीं बन सकता है, किन किन परिस्थितियों में नहीं बन सकता। पहला, कि वह विकृत चित्त हो, मतलब उसका मस्तिष्क क्या है, कंट्रोल में ना हो उसके, बहरा हो, मूक हो, सांसर्गिक रोग से किसी से पीड़ित हो। ठीक है, मतलब किसी जटिल रोग से वो पीड़ित है। इसके अलावा अनुन्मोचित दिवालिया हो गया, मतलब दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर यह है कि यदि वह किसी न्यायालयी विधि द्वारा क्या किया गया हो, दंडित किया गया हो, और 6 मास से क्या है उसको दंडित किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई इन सब समस्याओं से अगर कोई क्या है ग्रसित है, तो उसको हम क्या है सदस्य नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जाती है, प्राधिकारी नहीं बनाएंगे। फिर आती है धारा 67। धारा 67 में क्या बात की गई है, तो स्नातकों के रजिस्टर में से या विश्वविद्यालय किसी प्राधिकारी या निकाय में से किसी सदस्य को हटाए जाने की शक्ति। अब अभी तक हम बात कर रहे थे ना, पहले भी हमने बात करी कुल सचिव कैसे हटाया जाएगा, कुलपति को कैसे हटाया जाएगा, ये सब ने बातें पहले करी थी कि हमने वहां पे पढ़ा था। अब तो यहाँ पे एक बात की जा रही है कि सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा,
प्राधिकारियों को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो कुलाधिपति कौन, राज्यपाल कार्य परिषद के निवेदन पर, किसके, कार्य परिषद की अनुशंसा अथवा निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातकों के रजिस्टर में से हटा सकेगा, और किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय किसी प्राधिकारी या निकाय सदस्य पद से हटा सकेगा। मतलब आप एक स्नातक हैं, आप एक ग्रेजुएट हैं, उस आपका ग्रेजुएट अगर आपका नाम वहाँ पे जो एक स्नातक रजिस्टर बना हुआ था, स्नातक रजिस्टर के बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, पीछे लेक्चर में। तो अगर आपका नाम स्नातक रजिस्टर से हटाना है तो इसके लिए करना क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, तो कार्य परिषद किसको बोलेगी, राज्यपाल को बोलेगी, मतलब कुलाधिपति को बोलेगी। और कुलाधिपति क्या करेगा, कार्य परिषद के निवेदन पर आपका नाम स्नातक रजिस्टर से हटा देगा, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे ही कर्मचारियों का रजिस्टर है, ऐसे ही प्राधिकारियों का रजिस्टर है, तो किसी कर्मचारी को इस रजिस्टर से हटाना है, मतलब नौकरी से हटाना है, किसी सदस्य को नौकरी से हटाना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो अगेन कार्य परिषद किसको बोलेगी, राज्यपाल को बोलेगी, कुलाधिपति को बोलेगी। और कुलाधिपति क्या कर देगा, उस कर्मचारी, उस प्राधिकारी, उस सदस्य को क्या कर देगा, वहां से हटा देगा, ठीक है। तो कौन हटाएगा यहाँ पे, पदाधिकारियों को निकायों से, सदस्यों को निकायों से, कुलाधिपति हटाएगा, किसके कहने पर, कार्य परिषद के कहने पर, ठीक है। अब कब हटाएगा, किन किन परिस्थितियों में हटाएगा, घोर कदाचार का दोषी पाए जाने पर, ठीक है, कुछ गलत काम किया है आपने, ठीक है, या फिर ऐसा कि ऐसा कार्य करता है जो विश्वविद्यालय के हित पर नहीं है, विश्वविद्यालय के हित के क्या है, प्रतिकूल है, उसके 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 लिए लाभदायक नहीं है, तो आपको हटा सकता है। तो धारा 67 में हटाने की बात की गई है, ठीक है। अब आते हैं धारा 68, उसमें कठिनाइयों के निराकरण की बात की गई है कि जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी समस्याएं उभर करके आती हैं, उद्भूत होती हैं, उनका समाधान कैसे होगा। तो यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुनर्गठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशाली करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो, तो राज्य सरकार अवसर द्वारा उपेक्षित किए गए अनुसार आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य करेगी जो कि कठिनाइयों को निराकरण करने के प्रयोजन के लिए क्या है, आवश्यक प्रतीत होता। मतलब अगर कोई इस अधिनियम को लागू होने के पश्चात या इस अधिनियम के लागू होने के पहले, मतलब 1973 के पहले, 1973 के बाद अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार उस समस्या का समाधान करेगा। कौन समाधान करेगा, ये आपको याद रखना है, राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार समाधान कैसे करेगा, तो राज्य सरकार क्या है, कानून परिनियम विधिनियम लेकर के आएगा, उससे समाधान करेगा। अब आते हैं 1973 के अधिनियम की आखिरी धारा, वो क्या है आपका 69। इस अधिनियम का 1 जनवरी 1983 के पश्चात स्थापित किए गए, उसके पश्चात किसी भी समय स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय को उसके लागू होने के संबंध में उपांतरण इस अधिनियम के उपबंध 1 जनवरी 1983 के पश्चात स्थापित किए गए या उसके पश्चात किसी भी समय स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय को उसके लागू होने के संबंध में चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट रूपांतरण के अधीन होंगे। मतलब सीधी सी बात है कि 1 जनवरी 1983 की कट ऑफ डेट आपको याद रखनी है। धारा 69 में कट ऑफ डेट क्या है, बस इतना ही आपको याद रखना है। कौन सी डेट है वो, 1 जनवरी 1983। और उसके पश्चात जितने भी कॉलेज आएंगे वो सब कहाँ शामिल किए जाएंगे, चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट उपांतरण के अधीन जो बातें हैं उसके तहत उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका जो 1973 वाला अधिनियम था, उसकी क्या थी, 69 धाराएं थी। यहाँ से क्या होता है, आपका अधिनियम समाप्त होता है। अब चूंकि अभी तक हम बार बार बातें कर रहे थे किस चीज की, अनुसूची 1, अनुसूची 2, इन सब की हम बातें कर रहे थे, ठीक है। तो ये अनुसूची 1 क्या है, 2 क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या बात की गई है, धारा 2(1) की बात की गई है, धारा 2(1) की बात की गई है, जिसमें क्या रखा गया है, निरसित अधिनियम रखे गए, मतलब ऐसे अधिनियमों को रखा गया है जो हटा दिए गए हैं, जो समाप्त कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से अधिनियम हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ, अब देखो सीधी सी बात है, पहले क्या हो रहा था, अब 1973 के पहले कहानी में चलो, पहले क्या हो रहा था, सभी विश्वविद्यालय के रेगुलेशन के लिए अलग अलग अधिनियम बने हुए थे। जैसे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का अपना अलग अधिनियम था, यूनिवर्सिटी ऑफ सागर का अपना अलग अधिनियम था, सभी विश्वविद्यालयों के अपने अलग अलग अधिनियम बने हुए थे, उनके रेगुलेशन के लिए, उनके नियमन के लिए, विनियमन के लिए, संचालन के लिए, ठीक है। लेकिन 1973 में क्या आया, एक कंबाइंड एक्ट आ गया, जिसको अभी तक आपने पढ़ा। तो अगर कंबाइंड एक्ट आ गया है तो उनके जो व्यक्तिगत पर्सनल एक्ट कानून रहे होंगे उनको क्या किया जाएगा, अब समाप्त किया जाएगा। तो राज्य सरकार ने उनको समाप्त कर दिया, और समाप्त कर कहाँ रख दिया, प्रथम अनुसूची में रख दिया, ठीक है। कौन कौन से थे, ये सब आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि उसको कब वो अधिनियम कब आया था, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। कि समझ लो आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट कब आया था, 1946 में। मध्य भारत विक्रम विश्वविद्यालय विधान कब आया था, 1955 में। जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 1956 में। रविशंकर यूनिवर्सिटी एक्ट 1953। रविशंकर यूनिवर्सिटी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। रविशंकर यूनिवर्सिटी चूंकि अब उस समय क्या था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही होता था, ठीक है। तो इस कारण एक ही हो गया। इंदौर यूनिवर्सिटी हो गई, जीवाजी यूनिवर्सिटी, एपीएस रीवा हो गई, ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह। इसके अलावा भोपाल विश्वविद्यालय जो कि आज की तारीख में क्या है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, ठीक है। इनके सभी कानून क्या कर दिए गए, निरसित कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। सूची कहाँ रखी गई, प्रथम अनुसूची में, ठीक है।
फिर आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में धारा 2 से, अब इसमें आपको याद क्या रखना, इसका प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है, धारा 1 से है। प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है, धारा 1 से है। और प्रथम ये रहा यहाँ पे, ठीक है। प्रथम अनुसूची का संबंध, प्रथम अनुसूची का संबंध धारा 2 1 से है, धारा 2 सब क्लॉज 1 से है। जबकि द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, धारा 2 सब क्लॉज 2 से है, धारा 2 सब क्लॉज 2 से है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, आज की तारीख में जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं वो और उनका जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ काम करेंगे वो दिया हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है तो वो कौन कौन से जिले कवर करेगा ये दिया हुआ है। विक्रम विश्वविद्यालय वो कौन से जिले कवर करेगा ये दिया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है वो जबलपुर कवर करेगा। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है वो क्या क्या कवर करेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में वो क्या क्या कवर करेगा ये यहाँ पे दिया, मतलब वो कौन सा विश्वविद्यालय कौन से एरिया को कवर करेगा ये बातें यहाँ पे की गई हैं, ठीक है। तो ये क्या था, द्वितीय अनुसूची थी। तीसरी और चौथी अनुसूची भी है, लेकिन वो अनुसूचियां आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई काम की नहीं है, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपको इतना याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। यहीं पे साथ ही में और क्या, आपका जीवाजी यूनिवर्सिटी भी आ जाती है। जीवा यूनिवर्सिटी ग्वालियर कवर, ग्वालियर का पूरा जो आपका लश्कर का एरिया है उसको कवर करती है, ठीक है। अवधेश प्रताप जो रीवा और पूरा बघेलखंड का एरिया उसको कवर करती है। बघेलखंड और छतरपुर पन्ना बुंदेलखंड, टीकमगढ़ बुंदेलखंड का एरिया उसको भी कवर करेगा। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला जो भोपाल संभाग है उसको कवर करती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी। तीसरी अनुसूची चौथी अनुसूची आपके किसी काम की नहीं है, उनके पीछे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कहानी क्या होती है, आज के लिए समाप्त होती है। अब हम जो कल से नेक्स्ट लेक्चर से बातें करेंगे वो सब क्या करेंगे, मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय प्रशासन, ठीक है, मध्य प्रदेश का शिक्षा प्रशासन जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।